नमस्ते, वेलकम टू न्यू वैद्य। दिस इज मोहित कुमार गौतम और आज हम चरक संहिता से हटके अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। ठीक है, अष्टांग हृदय में बात करें तो बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर के सिलेबस में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पढ़ना है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का, है ना। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अभी के टाइम पे क्या हो रखा है कि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो हम सेकेंड टर्म के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आगे की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम आने से पहले तक हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टर्म के सिलेबस से। तो सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वो तो स्टार्ट होता है अन्न स्वरूप अध्याय से, है ना, अन्न स्वरूप से। लेकिन वो क्योंकि वो ऐसा एक चैप्टर है जिसमें याद बहुत सारी चीज़ें करनी है और वेटेज बहुत ज़्यादा कम होता है। आप उसका वेटेज देखेंगे एनसीआईएसएम का तो बहुत ज़्यादा कम है और उसमें याद बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। तो उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे और सेकेंड टर्म के सारे चैप्टर्स होने के बाद वो पढ़ेंगे अन्न स्वरूप। उसके बाद थर्ड टर्म की सिलेबस पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे और ख़त्म कर देंगे पूरा अष्टांग हृदय के फर्स्ट पार्ट के सिलेबस को। ठीक है, तो अभी हम बात करें तो अन्न रक्षा विधि अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अन्न रक्षा विधि अध्याय में हम देखें तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे अष्टांग की कोई भी चैप्टर पढ़िए ना तो इस तरीके से पढ़िए। इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि वो पहले चैप्टर आपने देखा, चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स आप एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए और उसको याद कर लीजिए पढ़ने से पहले। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले आप क्या करिए कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब आप रिकॉल कर रहे होते कोई भी चैप्टर, तो उस टाइम पे आपको जब टॉपिक याद रखते हैं ना तो उसमें जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आप एक्टिव रिकॉलिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज टॉपिक ही याद नहीं रहता है तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, हम कहानियाँ लिखने लगते हैं ना। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कहानियाँ लिखने लगते हैं रादर देन टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके आंसर को फ्रेम हम नहीं कर पाते उस टाइम पे। इसलिए पहले टॉपिक याद होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज और उसके बाद देखिए, हाँ, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद होने चाहिए। जैसे कि इंपॉर्टेंट श्लोक जब हम नॉर्मली पूछते हैं अपने सीनियर से या टीचर से, तो वो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट के नाम पे सबका इंपॉर्टेंट अलग अलग होता है और इनफैक्ट पूरा किताब ही वो बताते हैं इंपॉर्टेंट में, है ना। बहुत सारे श्लोक हो जाते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और एट द एंड ऑफ द डे सारे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट श्लोक याद होने चाहिए। तो किसी एक सब्जेक्ट बेस्ड तो हमारी स्टडी हो नहीं सकती। तो ये रहा इंपॉर्टेंट श्लोक का। तो इंपॉर्टेंट श्लोक बहुत कम मैं कोशिश करूँगा उसको लाऊं आपके लिए कि जैसे कि मैंने अपने जो भी टीचर से पूछ रखा है, जो भी मैंने बुक्स रेफ़र की थी अपने बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की तैयारी के लिए और जो मेरे सीनियर्स ने बताया, तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा मेरे इंपॉर्टेंट श्लोकास में बहुत ज़्यादा श्लोकास नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत कम, जैसे पर चैप्टर 5 से 6 श्लोक रहेंगे और जो मतलब टॉप इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनमें क्या होगा, खूब से खूब 10-12 श्लोक इंपॉर्टेंट रखेंगे हम। ठीक है, तो उसको तो याद एकदम ध्यान से आप कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं जो चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं कि जैसे अन्न रक्षा विधि है तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे विरुद्ध आहार पूछ देता है, त्रय उपस्तंभ, निद्रा, ये 3-4 क्वेश्चन जो है ना, बाकी सारे पढ़ने हैं उन सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आना होगा अन्न रक्षा से तो यही 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो उनके श्लोक इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं याद करने के लिए। और पीजी एंट्रेंस के टाइम पे भी इन श्लोकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए ये श्लोक मैंने इंपॉर्टेंट में रखे हैं। तो जो पीजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट जो एमसीक्यूज़ हैं दूसरी बुक्स की जो मैंने देखी हैं, जो मैंने अपने फर्स्ट प्रॉफ की तैयारी के टाइम पे जो एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए थे, तो वो सारे एमसीक्यूज़ भी मैं लाऊंगा। इसके ये चैप्टर खत्म होते एक साथ मैं अगला एमसीक्यू का लाऊंगा जिसमें एमसीक्यूज़ रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे एआईपीजीटी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अन्न रक्षा विधि अध्याय। तो अन्न रक्षा विधि में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, है ना। तो टॉपिक्स में क्या क्या है, पहला है प्राणाचार्य। प्राणाचार्य क्या होता है, रॉयल फिजिशियन। जैसे राज दरबार होता है तो उसमें जो वैद्य होते थे राजाओं के टाइम पे उन्हें प्राणाचार्य कहा जाता है। ठीक है, तो प्राणाचार्य के बारे में हम देखेंगे, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसको करना क्या चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है सविष अन्न लक्षण। सविष अन्न लक्षण मतलब विष युक्त जो अन्न होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। सविष मतलब वैसे अन्न जिनमें विष है। ठीक है, तो उनके लक्षण, अगर अन्न में विष मिला दिया जाए तो उसके फीचर्स कैसे हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जाती हैं। अगला क्या है, विषदाता लक्षण।
जो विष को देता है, जैसे अन्न में जिसने विष मिलाया तो उसके लक्षण क्या होगा। जैसे कोई एक इंसान है तो वो अगर अन्न में विष मिला देता है तो क्या होगा, वो घबराया सा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी उसमें, है ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर देखेगा, अजीब अजीब हरकतें करेगा। तो ये उसकी जो विष देता है उसके लक्षण होते हैं ये। तो उन लक्षणों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंडर। अगला टॉपिक है विष अन्न परीक्षा। अब किसी अन्न में विष अगर मिला दिया गया है तो अब उस अन्न का जब परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उस अन्न को हम एग्जामिन कैसे करेंगे कि उस अन्न में विष है या नहीं है, ना। तो ये विष अन्न परीक्षा की बात होगी। अगला है विष अन्नज विकार। अगर विष युक्त अन्न हमने सेवन कर लिया, विष युक्त अन्न का हमने सेवन कर लिया, है ना, खा लिया या फिर उसको टच भी कर दिया, तो उससे क्या क्या विकार उत्पन्न हो सकता है, क्या क्या व्याधियां हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे विष अन्नज विकार में। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विरुद्ध आहार, इनकॉम्पेटिबल फूड, है ना। जैसे क्या होता है कि इनकॉम्पेटिबल फूड मतलब क्या, जैसे कि लोक व्यवहार में भी हम काफ़ी सुनने को मिलता है, पहले से भी हम जानते हैं कि मछली और दूध साथ में नहीं खाना चाहिए, उससे बीमारियां हो सकती है ना। और होता है जैसे मिल्क और खट्टी चीज़ें साथ में नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे विरुद्ध आहार, ऐसे आहार जो कि साथ में मिलकर विरुद्ध बना देते हैं, हमारे धातु के विरुद्ध होते हैं, है ना। जिससे क्या हो सकता है, हमारे में धातु वैषम्यता हो सकती है, अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे कौन कौन से फूड के कॉम्बिनेशन को हमें नहीं खाना है, कौन कौन से फूड को साथ में नहीं खाना है। अगला है त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ क्या क्या है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। त्रय उपस्तंभ, उपस्तंभ मतलब क्या होता है, स्तंभ मतलब क्या होता है, पिलर होता है ना। तो 3 सपोर्ट्स ऑफ लाइफ, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ, जिसपे हमारे लाइफ टिका हुआ होता है। तो वो 3 पिलर्स कौन सी हैं, आहार है, आहार अगर सही से हम कर रहे हैं, विरुद्ध आहार नहीं ले रहे हैं, पथ्य आहार का सेवन कर रहे हैं। पथ्य आहार मतलब जो हमारे शरीर के लिए होलसम है, ऐसे न्यूट्रिशियस अगर आहार हम ले रहे हैं, निद्रा प्रॉपर ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे ले रहे हैं, एडिक्वेट क्वांटिटी में निद्रा ले रहे हैं, और ब्रह्मचर्य का अगर हम पालन कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया त्रयोपस्तंभ। तो उसमें आहार क्या है, ऊपर जैसे आहार कैसा होता है, आहार में विष डालने के बाद क्या होता है, तो आहार तो हमने अलग से पढ़ लिया, और त्रयोपस्तंभ के बाद हम पढ़ लेंगे बाकी 2 उपस्तंभ जो है निद्रा। निद्रा के बारे में पढ़ेंगे, कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब निद्रा नहीं लेना चाहिए, है ना। निद्रा सही तरीके से नहीं लेने पे कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं, सही से अगर हम ले रहे हैं तो अगर जो विकार उत्पन्न हो गई तो उनको मैनेज कैसे करेंगे, उनका मैनेजमेंट क्या होगा। वही ब्रह्मचर्य में भी है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए तो किसके साथ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस सीजन में कितना करना चाहिए, कितने फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, ये सारी ब्रह्मचर्य में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसको आप वीडियो को अगर चाहें तो पॉज कर लीजिए और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, अगर याद हो जाए तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्या है, अगला है हमारा, आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट श्लोक। तो ये हो गया कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट श्लोक की बात करें तो कौन कौन से श्लोक आपको मस्ट एकदम याद होने ही चाहिए। तो 4 टॉपिक हैं जिनके श्लोक याद होने चाहिए। तो चारों टॉपिक का मिला के 6 या 7 श्लोक है मेरे अंदाजे से, है ना। तो उनको तो आप मस्ट याद करिएगा ही, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो पहला किसका श्लोक है, डेफिनेशन ऑफ विरुद्ध आहार। मैंने बोला था ना विरुद्ध आहार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर में। तो विरुद्ध आहार का श्लोक आपको याद करें, डेफिनेशन उसका, बस डेफिनेशन का एक श्लोक है, एक लाइन का, वो याद करना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। आगे है त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है उसका श्लोक, निद्रा का श्लोक, और निद्रा नाश लक्षण, जब निद्रा लॉस ऑफ स्लीप हो जाता है तो उसके क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, उनसे क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, क्या क्या व्याधियाँ हो सकती हैं, उनके बारे में जो श्लोक दिया गया उसको याद करना है। तो ये 4 टॉपिक के इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला जो टॉपिक है हमारा प्राणाचार्य। प्राणाचार्य कौन है, प्राणाचार्य कौन होता है, रॉयल फिजिशियन, वो वैद्य जो राज दरबार में रहता है, जो राजा के साथ रहता है ना। तो उसके बारे में देखते हैं। द फिजिशियन शुड ऑलवेज एकम्पनी द किंग एंड शुड स्टे क्लोज टू हिज पैलेस। तो हमेशा किंग के साथ रहना चाहिए। जो प्राणाचार्य होता है, जो प्राणाचार्य होता है उसको हमेशा राजा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कब राजा के साथ मतलब कौन सी इमरजेंसी आ जाए तो उस कंडीशन में हमेशा राजा के साथ ही रहना चाहिए। और साथ में स्टे क्लोज टू हिज पैलेस, उसके पैलेस के पास उसको निवास करना चाहिए, उसका जो घर रहना चाहिए, जहाँ पे भी वैद्य प्राणाचार्य रहेगा वो राजा के महल के पास ही होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशंस में वो शीघ्र वहाँ पे आ सके।
अगला क्या है, किंग्स, फूड्स एंड ड्रिंक्स शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉइजन्स। तो पॉइजन से राजा के खाना को हमेशा प्रोटेक्ट करना प्राणाचार्य का काम है। ही शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई पॉइजन फूड। देखिए, पॉइजन फूड को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए प्राणाचार्य को, है ना। फूड जब बन के राजा के सामने आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए प्राणाचार्य को कि ये खाने लायक है या फिर ये विष युक्त है या फिर इसमें कोई विष मिला रखा है, तो ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। साथ में प्राणाचार्य को और एक चीज़ आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, वो क्या है, पर्सन सस्पिशियस ऑफ पॉइजनिंग द फूड। तो पॉइजन फूड तो आइडेंटिफाई करने आना ही चाहिए, साथ में प्राणाचार्य को ये भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि वो कौन है जिसने खाने में जहर मिलाया है ना। तो वो आगे देखेंगे हम कि वो कैसे पता चल, वो प्राणाचार्य कैसे पता करता है कि आखिर ये कौन है जिसने खाने में विष मिलाया है। तो दो चीज़ें आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, एक तो पॉइजन फूड, दूसरा वो इंसान जिसने जो सस्पिशियस है फूड में पॉइजन मिलाने के लिए, है ना, तो वो पता करने आना चाहिए प्राणाचार्य को। तो अब तो ये हो गया इंट्रो प्राणाचार्य का। आगे हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ प्राणाचार्य। प्राणाचार्य की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले तो गुड फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आना चाहिए। ये उस समय की बात है ना, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस काल की बात है। उस समय में ऐसा देखा जाता था कि प्राणाचार्य कौन होना चाहिए। अभी के टाइम पे मतलब बैकग्राउंड पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, कोई भी डॉक्टर बनता है, कोई भी वैद्य बनता है, तो अभी के टाइम पे ज़्यादा मैटर नहीं करता है कैसी फैमिली बैकग्राउंड है उसकी, लेकिन उस टाइम पे देखा जाता था। तो गुड फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, एफेक्शनेट एंड फ्रेंडली होना चाहिए, तो मस्ट है। फेथ इन गॉड, है ना, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, कैरेक्टर का अच्छा होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। ऑल 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद आपने पढ़ रखा है ना, अष्टांग आयुर्वेद, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग सल्लदंष्टा जलावर्षान अष्टावंगानि तस्याहुः चिकित्सायेषु संस्कृता। तो 8 जो ब्रांचेस है आयुर्वेद के, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा और वृष, तो इन 8 ब्रांचेस में निपुण होना चाहिए प्राणाचार्य। इन 8 ब्रांचेस की नॉलेज होनी चाहिए उसे, है ना। तो ट्रेंड इन ऑल 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद, शुड हैव ऑल टाइप ऑफ एंटीटॉक्सिक एंड एफिकेशियस ड्रग्स। एंटीटॉक्सिक मतलब एंटीडोट्स, कोई भी एंटीटॉक्सिक द्रव्य, कोई भी अगर पॉइजन अगर इनहेल कर लिया किसी ने, तो उस टाइम पे कौन सा उसको द्रव्य दिया जाना चाहिए, वो होना चाहिए उसके पास, अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो वो दे पाएगा इमीडिएट इमरजेंसी केसेस में। और एफिकेशियस ड्रग्स, जो भी पोटेंट ड्रग्स है ना, जो भी रेगुलर यूज़ में आते हैं, जो अक्सर मतलब यूज़ किए जाते हैं, तो वो पोटेंट ड्रग होने चाहिए प्राणाचार्य के पास हमेशा, हर टाइम पे एंटीटॉक्सिक और एफिकेशियस ड्रग्स तो होने ही चाहिए। और क्या है, सविश अन्नपान लक्षण। अगला टॉपिक है सविश अन्नपान लक्षण। तो हमने प्राणाचार्य के बारे में पढ़ लिया कि प्राणाचार्य को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसको क्या क्या आना चाहिए। आगे है सविश अन्नपान लक्षण। तो जो भी अन्नपान है, जो भी फूड है, ड्रिंक्स है, उनमें अगर विष युक्त है, उनमें अगर विष है तो उनके फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं बॉइल्ड राइस मिक्स्ड विद पॉइजन। तो जब हम चावल खाते हैं, बॉयल करके जब हम चावल खाते हैं, तो उसमें अगर पॉइजन आ जाता है तो उस चावल के लक्षण क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला लक्षण क्या है, टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीट कुकिंग, है ना, मतलब जो नॉर्मल टाइम लगता है चावल पकाने में, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद क्या होगा, कुक्ड राइस बिकम्स टेल इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत कम टाइम में ही वो अपना फ्रेशनेस लूज कर देगा। जैसे बासी खाना होता है ना, तो बहुत कम समय में वो बासी हो जाएगा, बहुत कम समय में वो अपनी फ्रेशनेस लूज कर देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पकने में, और पकने के बहुत जल्दी बाद ही वो अपनी फ्रेशनेस लूज कर देगा। आगे क्या है, व्हेन द राइस इज थ्रोन इनटू फायर इट प्रोड्यूसेस अ कलर सिमिलर टू दैट ऑफ पिकॉक्स नेक। पिकॉक का जो नेक होता है, तो पिकॉक के नेक का कलर कैसा होता है, हल्का शाइनी सा वॉयलेट इंडिगो कलर टाइप्स होता है ना पिकॉक का नेक। मोर का जो गर्दन होता है, तो उसी कलर का राइस अगर फायर में डालते हैं तो उसी कलर का फ्लेम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, राइस जब हम फायर में डालेंगे तो उस कलर के, मोर के गर्दन के कलर का फ्लेम हमको देखने को मिलता है। और ऑन ईटिंग इट कॉजेज डिल्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सेसिव सलाइवेशन। ऑन ईटिंग, अगर ये विष युक्त चावल अगर हम खा लेते हैं तो क्या होगा, इट कॉजेज डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब भ्रम हो जाएगा, है ना, अजीब गरीब चीज़ें हमको दिखने लगी, अजीब गरीब हेलुसिनेशंस होने लगेंगे हमको, है ना। तो डिल्यूजन हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको क्या बोलते हैं, संज्ञानाश। संज्ञानाश मतलब क्या होता है, हमारा जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो हम लूज करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिर से हेलुसिनेशंस टाइप की चीज़ें होने लगती है ना, चक्कर आने लगते हैं, फेंटिंग होने लगती है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। एक्सेसिव सलाइवेशन, लाला स्राव बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा लार का बनना, है ना, तो बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होने लगेगा अगर बॉइल्ड राइस हम खा लेते हैं तो। ये हो गया
कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि विषयुक्त अन्नपान के लक्षण क्या होते हैं। तो पहले कौन से अन्न का विषयुक्त होने पे हम लक्षण देखा हमने, तो चावल का। तो चावल बहुत टाइम लगता है बनने में, बनने के बहुत जल्दी बनने के बाद बहुत जल्दी ही वो अपना फ्रेशनेस लूज कर देगा, बासी हो जाएगा। अगर उसको फायर में डालते हैं तो पिकॉक के नेक के कलर का फ्लेम वो एमिट करता है। अगर वो खा लिया जाए तो क्या होगा, डिल्यूजन होगा, संज्ञा का नाश होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन, लाला स्राव होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब ये तो हो गया खाने में जो मेन डिश होता है, जैसे चावल है ना, तो ये हम मेन डिश की तरह यूज़ करते हैं। और क्या होते हैं पॉइजन साइड डिशेस, मतलब व्यंजन खाने के साथ में हम बहुत सारी अलग अलग व्यंजनों का सेवन करते हैं ना, मेन डिश के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो उसमें अगर पॉइजन चला जाएगा तो क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, दे ड्राई अप क्विकली, बहुत ही जल्दी। अगर वो हल्का सेमी सॉलिड सा चीज़ है तो वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सूखा पड़ जाएगा। फ्रॉथ एंड कलर्ड लाइन्स अपीयर ऑन इट्स सरफेस एंड इट लुक्स डर्टी, है ना। तो फ्रॉथ मतलब फेनुभूत हो जाएगा, मतलब फिश जो होता है ना, फेन जो सर्फ झाग जो होता है, तो झाग उस पर आ जाएगा। कलर्ड लाइन्स, अलग अलग कलर के लाइन्स देखने को मिलेंगे उसका, कोई भी व्यंजन तो उसके सरफेस पे अलग अलग कलर के हमको लाइन्स देखने को मिल जाएंगी। और उस कलर्ड लाइन्स के बारे में भी हम आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से कलर का लाइन कौन से व्यंजन में देखने को मिलता है अगर उसमें विष डाल दिया जाए तो, है ना। तो अभी तक तो आप इतना ध्यान में रखिए कि शायद जो भी व्यंजन है वो बहुत जल्दी सूखा पड़ जाएगा, उस पर झाग आ जाएगा, अलग अलग कलर के लाइन्स देखने को मिलेंगे उसके सरफेस पे, और वो खाना जो है डर्टी सा है ना, गंदा गंदा सा अपीयर होने लगेगा, अपना वो लस्टर खो देगा। लस्टर इन द सेंस जो हमको देख के कुछ चीज़ फ्रेश लगती है ना, वो नहीं लगेगा हमको, वो गंदा गंदा सा अपीयर होने लगेगा। टेस्ट एंड ऑर्डर बिकम्स बैड, ऑर्डर मतलब बैड ही होता है ऑब्वियसली, तो वो गंदा महकने लगेगा, बदबू आने लगेगी उससे, उसका टेस्ट गंदा हो जाएगा। इन सर्टेन डिशेज द लिक्विड एंड सॉलिड पोर्शंस गेट सेपरेटेड, लूज होमोजेनिटी। देखिए इसमें क्या होगा ना, जैसे खिचड़ी है सेमी सॉलिड सा, तो उसमें क्या है द्रव भाग भी है, मतलब उसमें लिक्विड कंटेंट भी है और सॉलिड कंटेंट भी है ना। तो उसमें क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल खिचड़ी की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, चावल और दाल का जो सॉलिड पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, पानी ऊपर ऊपर तैरने लगेगा, तो इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी, है ना। जो डिशेज होती है उसमें लिक्विड और सॉलिड पोर्शन अलग अलग हो जाते हैं कई बार, इन सम डिशेज, सारे डिशेज की बात नहीं हो रही है। तो ये हो गया व्यंजन में अगर पॉइजन डाल दिया गया तो क्या होगा। आगे स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ वेरियस पॉइजनस फूड आइटम्स, तो मैंने जैसे बताया कि व्यंजन में जब विष डाल देते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें अलग अलग कलर की उसके सरफेस पे लाइंस हमको देखने को मिलती हैं। तो हम देखेंगे कौन से कलर की लाइन किस व्यंजन के ऊपर देखने को मिलेगी अगर हम उसमें, अगर कोई भी उसमें विष मिलाता है तो, है ना। हम क्यों ही मिलाएंगे विष किसी खाने में। तो यहाँ पे देखिए, तो ब्लू लाइन देखने को मिलेगी मीट सूप में, है ना, जो मांस रस होता है। जो मांस रस का बारे में हम पढ़ते हैं, अनुस्वरूप अध्याय अगर आपने पहले पढ़ रखा है या बुक में देखा है तो उसमें मांस रस का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है ना। मांस वर्ग में मांस रस के बारे में पढ़ते हैं। तो मांस रस में अगर कोई पॉइजन मिला देता है तो उस मांस, वो जो सूप है, वो जो मांस का रस है, उसके ऊपर हमको ब्लू कलर के लाइंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मिल्क होगा, मिल्क में अगर पॉइजन युक्त मिल्क है तो उसमें कॉपर कलर के लाइंस, है ना, ताम्र कलर के कॉपरी लाइंस हमको देखने को मिलेंगे। कर्ड में ब्लैक कलर के लाइन देखने को मिलेंगे। बटर मिल्क मतलब तक्र होता है ना, छाछ होता है, तो उसमें येलो कलर के लाइंस देखने को मिलेंगे। घी में अगर विष मिल जाए तो वाटरी लाइंस, वाटर ट्रांसपेरेंट, जो जैसे वाटर होता है ना, तो वाटर टाइप के लाइन उस पर देखने को मिलेंगे घी के ऊपर। वाटर और वाइन में अगर विष मिला दिया गया तो ब्लैक कलर के लाइंस देखने को मिलेंगे। देखिए वाटर, वाइन और यहाँ पे कर्ड में भी ब्लैकिश लाइंस देखने को मिल रहे थे ना, और वाटर वाइन में भी ब्लैक कलर के, सॉलिड ब्लैक कलर के लाइंस देखने को मिलेंगे। हनी में ग्रीन कलर के लाइंस देखने को मिलेंगे। तो ये तो लाइंस की बात होगी कि अगर अलग अलग व्यंजन में विष मिलाने पे कौन कौन सी कलर की लाइंस हमको देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे कि अनराइप फ्रूट्स राइपन फास्ट, जो भी मतलब कच्चे फल है, अभी पके हुए नहीं है, उनमें अगर विष मिला दिया जाए, विष अगर उस पर विष का छिड़काव कर दिया जाए तो बहुत ही जल्दी वो पक जाते हैं, है ना। और जो पके हुए फल हैं उन पर अगर विष डाल दिया जाए तो हम कहाँ पे थे, एक सेकेंड, हाँ, अनराइप फ्रूट में अगर हम पॉइजन डाल देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और पके हुए फल पे अगर पॉइजन डाल दिया जाए तो बहुत ही जल्दी वो गेट स्पॉइल्ड सुन, बहुत ही जल्दी वो सड़ जाएंगे, है ना। तो और आगे क्या है, कलर्ड सब्सटेंसेस बिकम डिस्कलर्ड, कोई भी कलरफुल, अगर किसी कलर का अगर कोई फूड आइटम है उसमें अगर जहर मिलाते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि वो डिस्कलर हो जाता है, उसका कलर खत्म सा हो जाता है। पॉइजनड फ्लावर्स गार्लैंड लूज देयर नेचुरल ऑर्डर एंड कलर, फ्रेग्रेंस, नेचुरल फ्रेग्रेंस एंड कलर, है ना। तो कोई भी अगर फ्लावर है, फूल है, या कोई माला वगैरह होता है, जैसे पहले के ज़माने में क्या राजाओं को माला पहनाया जाता था, तो उस माला में अगर किसी ने पॉइजन मिला रखा है, पुष्प अर्पण कोई कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, फूल में
फूल अगर रखा है उसमें अगर पॉइजन मिला दिया गया तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो अपना कलर लूज कर देगा और उसका जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है, जो नेचुरल उसकी खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कोई गाना बजा रहा है। एनीवेज आगे देखते हैं हम। पॉइजन वेसल्स लूज देयर लस्टर एंड अपीयर डर्टी। पॉइजन वेसल्स, जैसे उस टाइम पे क्या होते थे, वेसल्स अलग अलग मेटल्स के वेसल होते थे, और जो अर्दनवेयर जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, मिट्टी के जो मटके वगैरह होते हैं, उनमें भी वो भी बहुत डल से हो जाते हैं, बहुत डर्टी से हो जाते हैं अगर उसमें पॉइजन मिला दिया जाए तो। अगर अगर बाकी मिट्टी के अलावा भी अगर किसी वेसल में पॉइजन मिलाया जाता है तो अपना लश्चर जो शाइन रहता है वो लूज कर देता है और गंदा गंदा सा, भद्दा भद्दा सा दिखने लगेगा। डर्टी पैचेस ऑन क्लॉथ्स, ठीक है। और थ्रेड्स पील ऑफ, इसका मतलब क्या है कि क्लॉथ में जो है ना, जो कपड़े हैं, कपड़े में अगर विष डाल दिया गया, कपड़े में अगर विष का छिड़काव हो गया और वो कपड़ा अगर राजा पहनता है तो क्या हो सकता है उसको डर, तो उस कपड़े को कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें विष है या नहीं, तो वो क्या होगा, डर्टी हो जाएगा, है ना, गंदा हो जाएगा वो कपड़ा, उस पर गंदे गंदे पैचेस देखने को मिलेंगे, धब्बे देखने को मिलेंगे, और उसके जो थ्रेड होंगे वो पील ऑफ होने लगेगा। उसके जो थ्रेड होते हैं, जैसे जो धागे होते हैं, है ना, जो भी कपड़े पे धागे हैं वो टूटने लगेंगे, वो कपड़ा फटने सा लगेगा, है ना, और गंदे गंदे पैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया फूड आइटम्स की भी हमने बात कर ली, और यहाँ पे कुछ कपड़े, फूल वगैरह इनकी बात कर ली कि इनमें अगर पॉइजन चला जाए तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, विषदाता लक्षण। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रॉयल फिजिशियन होता है उसको दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। पहला तो ये कि कौन से खाने में विष है ना, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और दूसरा उसको आना चाहिए कि जिसने जो सस्पिशियस है खाने में विष मिलाने के लिए, वो इंसान को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन हो सकता है जिसने खाने में विष मिला रखा है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा रॉयल फिजिशियन, तो वो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा। देखिए, विषदाता जो होता है ना, उसके कुछ लक्षण होते हैं। विषदाता जिसने विष अगर दिया है, खाने में मिला है, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। द पर्सन फेस अपीयर्स डिस्कलर्ड, पेल, है ना, एकदम उसका चेहरा अजीब सा पीला सा पड़ जाएगा, है ना, पूरा खून नहीं होता है, कई बार इंसान खड़ा होता है तो स्टेज फियर के कारण भी बहुत लोग का होता है कि अजीब सा चेहरा पीला सा पड़ जाता है, सारा खून सूख जाता है, उस टाइप का कुछ हो जाएगा उसके साथ, है ना। तो चेहरा पेल सा हो जाएगा। फेस अपीयर्स ड्राई, पूरा सूख जाएगा उसका चेहरा, है ना, सूख जाएगा, ड्राइनेस होने लगेगी उसके चेहरे में, मुंह सूखने लगेगा उसका। लैक्स कॉम्प्लेक्शन, उसका कॉम्प्लेक्शन लूज करने लगेगा। ही अपीयर्स शाई, है ना, वो बहुत डरा डरा सा दिखेगा, और उसको शर्म आएगी, है ना। हिज आइज अपीयर वॉन्डरिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, उसकी आंखें इधर उधर मूव करती रहेंगी, है ना। वो अलर्ट हो जाते हैं, जो विषदाता होते हैं वो क्या होते हैं, जो जब कोई गलती करता है तो वो अलर्ट हो जाता है कि कब कोई आइडेंटिफाई कर ले मुझे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो इसलिए वो इधर उधर देखता रहेगा पूरे टाइम, है ना। हिज आइज वैंडरिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, स्वेट्स प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा उसको पसीना आएगा। ट्रेम्बल्स, कंपन होगी उसको, बहुत ज़्यादा कांपेगा वो। फ्राइटन, डरा हुआ रहेगा। लुक्स फियरफुल, है ना, फियरफुल, वो देख के ही पता चलेगा कि वो डर रहा है। एज इफ ही हैज़ लॉस्ट ऑल स्ट्रेंथ, और ऐसा होगा जैसे वो एकदम थक, मतलब इंसान ऐसा अपीयर होगा वो एकदम थक सा गया है, एकदम डर के मारे, एकदम उसकी हालत खराब हो गई है ना। स्लिप्स ऑफन वाइल डूइंग एक्टिविटीज बिकॉज ही इज टेंस्ड, और क्योंकि वो वरीड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो करना कुछ चाह रहा है, हो कुछ और रहा है, उस तरीके से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा कोई भी। तो आगे क्या है, विष अन्न परीक्षा। तो अब हमने देखा कि रॉयल फिजिशियन का क्या काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, खाने में विष मिला देंगे तो क्या होता है, व्यंजन में विष मिला देंगे तो क्या होता है, जिसने विष डाला है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि जब अन्न में विष मिलाया जा चुका है तो वो उसको हम एग्जामिन कैसे करेंगे कि इस अन्न में विष है या नहीं है। तो वो देखेंगे विष अन्न परीक्षा, है ना, विष युक्त अन्न की परीक्षा हम करेंगे, एग्जामिन करेंगे। व्हेन द फूड इज थ्रोन इनटू फायर इट टर्न्स विद अ सिंगल पॉइंट ऑफ फ्लेम, इट बर्न्स विद अ सिंगल पॉइंट ऑफ फ्लेम, तो एक शूटिंग सा फ्लेम उसमें से निकलेगा, है ना, बहुत तेज सा एक फ्लेम उसमें देखने को हमको मिलेगा, एक सिंगल पॉइंट के साथ वो फ्लेम को देखने को मिलेगा, मतलब वो नॉर्मल अपीयर नहीं होगा जब हम फायर में उसको डालेंगे। तो क्रैकिंग साउंड्स, चटपटाने की आवाज़ आएगी, है ना, उसमें से आवाज़ें सुनने को मिलेंगी आपको, आवाज़ें आएंगी। और एमिट्स, ब्लेम नहीं है, फ्लेम है, एमिट्स फ्लेम एंड स्मोक रिजेंबलिंग पीकॉक स्नेक, तो वो तो हमने बॉयल राइस भी जब उसमें विष मिला दिया था तो हमने देखा था, तो वो यहाँ पे भी जनरल ये हमको देखने को मिला, जनरल फीचर देखने को मिल रहा है कि विष युक्त अन्न को जब हम फायर में डालते हैं तो उसका जो फ्लेम होता है, जो स्मोक होता है, वो पीकॉक के नेक के कलर का आता है ना,
पंजेंट स्मेल, अजीब तीखा तीखा सा कड़वा कड़वा सा उसमें स्मेल आएगा, जो नाक में बहुत तेज लगता है, जैसे मिर्च जलता है, फोरन वगैरह पड़ता है सब्जी में तो अजीब सा नाक जलने लगता है ना, तो उस टाइप का पंजेंट सा स्मेल आएगा विषयुक्त अन्न को अगर हम फायर में डालेंगे तो। आगे क्या है, अदर साइंस ऑफ फूड बीइंग पॉइजनड आर, तो अब ये तो कुछ मतलब अग्नि परीक्षा उसको कहते हैं कि अग्नि में डालने पे क्या क्या हो रहा है। तो अग्नि में डालने पे क्या क्या हो रहा है, सिंगल पॉइंट ऑफ फ्लेम, क्रैकिंग साउंड, फ्लेम और स्मोक रिजेंबलिंग पिकॉक स्नेक, पंजेंट स्मेल। तो जब हम अग्नि परीक्षा करते हैं, आग में डालते हैं, तब होता है। और लेकिन नॉर्मल और भी कोई कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे क्या होता है, अगर विषयुक्त अन्न को, विष अन्न को है ना, पॉइजन फूड को फ्लाइज या एंट्स अगर उसको खा ले या उसके आसपास चल जाए तो वो मर जाती हैं, है ना, उनकी डेथ हो जाती है। अगर बर्ड्स है, कई सारी बर्ड्स होती हैं, वो अगर उसको खा ले तो वो क्या होती है, लूज देयर वॉइस, उनका आवाज़ चल जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, चिड़िया बहुत ज़्यादा चहचहाने लगेंगे, या फिर उनके वो जो चलने का ढंग है वो बदल जाता है। ये मंकी जो होता है, ये पासेस टूल है ना, ये बहुत ये मुझे याद रह जाता है ना, सारे मैं भूल जाता हूँ, ये मुझे हमेशा से याद रह जाता है कि बंदर खा के वो हग देता है। तो ये इसका मुझे वो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन ये सही है, ये देखने लायक चीज़ है। एनीवेज, कैट जो बिल्ली होती है वो क्या होती है, कांपने लगती है ना, वो विषयुक्त अन्न खा ले तो कांपने लगती है। और पिकॉक लुक्स पॉइजन वीक, ये मैंने लिखा है ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि जब मोर होता है ना, मोर की दृष्टि को इतनी शक्तिशाली मान जाती है कि अगर पॉइजन फूड पे वो देख दे तो उसका पॉइजन कम हो जाएगा। अगर विष खाने पे अगर मोर देख दे तो विष उसका कम हो जाएगा, ऐसा लिखा गया है अष्टांग हृदय में, उसका कुछ होगा सेंस। आगे देखते हैं, विष अन्नज विकार, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे विष अन्नज विकार, देखिए इसके पहले जितनी हम चीज़ें पढ़ी ना, इनमें कुछ श्लोक नहीं था, आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें श्लोक नहीं है, लेकिन वो फिर उनकी जो चीज़ें हैं, उनका जो मैटर है वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको समझा रहना चाहिए। क्योंकि जब श्लोक नहीं लिख रहे हैं तो आपका जो मैटर होना चाहिए वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छे वे में आपको फ्रेम करने आना चाहिए एग्जाम में। और जहाँ पे श्लोक की जरूरत है वो मैंने आगे मेंशन कर रखा है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विष अन्नज विकार। अब विषयुक्त जो अन्न है उनका सेवन करने से क्या क्या विकार हो सकते हैं, क्या क्या व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑन टचिंग सच फूड देयर इज इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, पेन, फीवर, ब्लिस्टर्स एंड लैक ऑफ सेंसेशन एट द साइट। तो विष अन्नज विकार की बात करें तो अभी हम सेवन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट से क्या क्या होता है। कि विषयुक्त अन्न अगर वो कॉन्टैक्ट में आता है, हमारे स्किन पे अगर वो कॉन्टैक्ट होता है उसका, तो क्या होगा, वहाँ पे खुजली होगी, बर्निंग सेंसेशन, वहाँ पे दाह उत्पन्न होगा, है ना, जलन होने लगेगी, पेन होगा, फीवर, वहाँ पे लोकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ब्लिस्टर्स वहाँ पे छाले से पड़ने लगेंगे, लैक ऑफ सेंसेशन, वहाँ पे सेंसेशन लूज हो जाएगा, है ना, उस साइट पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ है। तब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, विषयुक्त अन्न अगर कांटेक्ट में आया स्किन के तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो बात कर लेंगे, है ना, पहले तो बात करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि वॉश द अफेक्टेड साइट थॉरोली विद वाटर प्रोसेस्ड विद एंटीडोट ड्रग्स। तो पानी में ऐसे एंटीडोट ड्रग्स मिला के, एंटीडोट द्रव्य मिला के क्या करेंगे, उससे उस जो अफेक्टेड एरिया है उसको अच्छे से धो लेंगे, है ना। आगे परिषेक विद एंटी पॉइजनस डिकॉक्शंस, ये स्पेलिंग एरर है, तो परिषेक करेंगे, तो परिषेक मतलब उसको सिकाई करेंगे, है ना। एंटी पॉइजनस डिकॉक्शन, क्वाथ, काढ़ा, है ना, तो काढ़े से, एंटी पॉइजनस काढ़े से, एंटी पॉइजनस ड्रग्स से बनाए हुए काढ़े से हम परिषेक करेंगे वहाँ पे। प्रलेप, लेपन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट, प्रलेप मतलब क्या होता है, पेस्ट होता है, तो उस पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे वो विषयुक्त अन्न कांटेक्ट में आया था, है ना, उस साइट पे। तो ये प्रलेप किस चीज़ का बना सकते हैं, जैसे उसीर होता है, चंदन होता है, एक्सेट्रा, इन सब उसीर, चंदन और भी ऐसे कई सारे द्रव्य होते हैं जिनका हम प्रलेप बना के उस पर अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी उस साइड पे जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज़्यादा खुजली, दर्द हो रहा था, वहाँ पे रिलीफ मिलता है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेन इसका शीतल होता है, ना, तो वहाँ पे दाह हो रहा है, और विष भी मतलब उष्ण होता है और उसकी वजह से दाह हो रहा है वहाँ पे, तो ये ठंडी होती है, शीतल होती है, जिनके कारण वहाँ पे रिलीफ मिलता है। ये तो हमने देखा कि कांटेक्ट में आने से विष के क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम उसका सेवन कर लें, तो सेवन भी किया है, तो वो अगर हम अभी सामने वाले ने बस अपने अपने मुंह में रखा है ना, अपने बगल कैविटी में अगर विष रखा है, तो बगल कैविटी में क्या क्या होने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, बगल कैविटी में लाला स्राव होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, स्टिफनेस ऑफ टंग एंड लिप्स, जो टंग है और लिप्स है वो जाड़े मतलब स्टिफ हो जाएंगे, है ना, हार्ड से हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे।
इमूवेबल टाइप्स हो जाएंगे। बर्निंग सेंसेशन, वहाँ पे दाह उत्पन्न होगा, जलन से फील होगी मुंह में। टिंगलिंग सेंसेशन, झुंझुनाहट होगी। इनएबिलिटी टू परसीव टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं आएगा किसी और चीज़ को खाने पे। लॉक जॉ, हनुस्तंभ बोलते हैं इसको। तो जबड़ा जो है स्टिफ हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ये अगर माउथ में विष चला गया तो। अब इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? गंडुश विद डिकॉक्शन ऑफ सेविया। सेविया एक द्रव्य है जिसके डिकॉक्शन के जिसके क्वाथ से हम गंडुश करेंगे। गंडुश क्या होता है आपने पढ़ा होगा, गंडुश और कवल दो अलग अलग चीज होते हैं गार्गलिंग के, है ना। तो कवल में क्या करते हैं, मुंह में लिक्विड लेने के बाद उसको मूव कराते हैं ना, उसको मूव कराते रहते हैं, तो वो कवल होता है। और गंडुश क्या होता है कि मुंह में कोई वो द्रव्य लेने के बाद नॉर्मली जो रेगुलर बेस पे दिनचर्या में हम जो गंडुश करते हैं वो प्रीफर किया जाता है किसी अच्छे मेडिसिनल हर्ब्स के उससे, या फिर हम नारियल के तेल से भी गंडुश बहुत मतलब कॉमनली किया जाता है। तो गंडुश में क्या होता है कि मुंह में वो द्रव्य लेने के बाद, वो डिकॉक्शन लेने के बाद उसको स्टेबल रखेंगे, उसको चुपचाप मुंह को बंद रखेंगे, स्थिर रखेंगे, उसको मूव नहीं कराएंगे जैसे कवल में कराया जाता है। तो ये गंडुश होता है। तो गंडुश इस केस में किस चीज़ से करेंगे? सेविया के डिकॉक्शन से करते हैं। आगे ये एंटी पॉइजनस थेरेपीज, जो एंटी पॉइजनस थेरेपीज और भी होती हैं गंडुश के अलावा, वो एंटी पॉइजनस थेरेपीज हम देंगे उस इंसान को। आगे क्या है? पॉइजन फूड इन द स्टमक कॉजेज, जब पेट में चला गया ना, आमाशय में चला गया पॉइजन, तो पॉइजन फूड, तो क्या होगा? स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना होने लगेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, संज्ञा का नाश हो जाएगा। डिस्टेंशन, पेट में ब्लोटिंग होगी ना, पेट फूल जाएगा। हॉरिपिलेशंस, रोम हर्ष, रोम हर्ष मतलब रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं ना, डर जाते हैं कोई इंसान तो उस केस में हो जाते हैं। नर्वसनेस के केस में होती है तो वो रोम हर्ष होगा यहाँ ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगेगी। बर्निंग सेंसेशन, दाह उत्पन्न होगा शरीर में। अपीयरेंस ऑफ ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑल ओवर द बॉडी, शरीर पे अलग अलग जगह पे काले काले कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मेन फीचर्स हैं जो देखने को मिलती है जब स्टमक में पॉइजन या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो जाए, या फिर विषयुक्त पॉइजन अगर विषयुक्त अन्न अगर शरीर में चला जाए तो। वंस इट रीचेज द इंटेस्टाइन, जब आंत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में चला गया तो क्या होगा? छोटी आंत में यूजुअली चला गया तो क्या क्या देखने को मिलेगा? इट कॉजेज वॉमिटिंग ऑफ वेरियस कलर्स। देखिए वॉमिटिंग हो रहा था जब स्टमक में गया तब भी, लेकिन जब आंत में जाता है ना, जब ग्रहणी में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, तो उस केस में जब वॉमिटिंग होगा तो उसमें वेरियस कलर्स हमको देखने को मिलेंगे। जो भी कंटेंट हमारे मुंह से बाहर आएगा उसमें वेरियस कलर के कलर्स होंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, वॉमिटिंग ऑफ वेरियस कलर्स। ये ध्यान रखिएगा कि इंटेस्टाइन में जब विष पहुंच जाता है तो उल्टी होता है, तो वेरियस कलर्स देखने को मिलते हैं। एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा यूरिनेट करेगा इंसान। डायरिया, लूज टूज पास करेगा। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब क्या? अजीब सा चक्कर सा आने लगेगा उसको, है ना। इमाशिएशन मतलब बहुत ज़्यादा वो इमाशिएट हो जाएगा उसका शरीर, धातु, बहुत ज़्यादा धातुओं का क्षय हो जाएगा उसमें। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट में क्या करेंगे? वमन कराएंगे, है ना। प्रच्छर्दन, प्रस्कंदन, ये वमन विरेचन के सिनोनिम्स है। तो प्रच्छर्दन कराएंगे, वमन कराएंगे, प्रस्कंदन मतलब विरेचन कराएंगे, नस्य कराएंगे, अंजन कराएंगे। तो ये कोशिश करते हैं कि जो हम करा रहे हैं, जो द्रव्य दे रहे हैं, खास करके नस्य अंजन वगैरह में, तो वो एंटीटॉक्सिक द्रव्य हो। पान विद डिकॉक्शन मतलब ऐसी फ्लूइड पिलाएंगे जो क्वाथ होगा, डिकॉक्शन होगा किसका? हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, गुड़, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम में भी आप हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, गुड़ करके एक्सेट्रा कर दीजिए, हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य हैं तो याद नहीं कर सकते आप, या कर सकते हो ऑब्वियसली आप कर सकते होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, मेरे लिए था। तो ऐसी ड्रिंक्स पीजिए, ऐसा ड्रिंक्स पीना चाहिए जो कि डिकॉक्शन हो किसका? दारू, हरिद्रा, गुड़ एक्सेट्रा का, है ना। तो ये मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं जब विष कहाँ चला गया है? आमाशय, क्या, जब विष चला गया हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है हृदय विशोधनम, हृदय विशोधनम। हृदय विशोधनम मतलब क्या होता है? हृदय मतलब क्या होता है? हार्ट की बात कर रहे हैं ना। विशोधनम मतलब उसको शोधन कर रहे हैं, उसका शोधित कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं हार्ट को। तो आफ्टर वमन एंड विरेचन, जो मैनेजमेंट में हमने देखा कि जब विष सामने वाले ने सेवन कर लिया था विषयुक्त अन्न का, तो उसके बाद हमने वमन कराया था, विरेचन कराया था। तो वमन और विरेचन तो करा दिया, उसके बाद क्या करना है? हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए एडमिनिस्टर फाइन पाउडर ऑफ कॉपर मिक्स्ड विथ हनी इंटरनली फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। तो वमन विरेचन के बाद क्या कराएंगे? फाइन पाउडर, जो भस्म है कॉपर का, ताम्र भस्म है ना, तो कॉपर का जो फाइन पाउडर है उसको हनी के साथ, शहद के साथ मिला के इंटरनली उसको खिलाएंगे, है ना, पेशेंट को खिलाएंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? ये तो ताम्र भस्म खिला दिया हनी के साथ, आगे क्या करेंगे? आफ्टरवर्ड्स एडमिनिस्टर स्वर्ण भस्म इन अ डोज ऑफ 1 शना 3 ग्राम।
तो पहले ताम्र भस्म हनी के साथ मिला के खिला दिया, उसके बाद क्या करेंगे, स्वर्ण भस्म को उसको इनटेक करवाएंगे। स्वर्ण भस्म कितना देंगे, 3 ग्राम देंगे। ये शना क्या है, ये मेजरमेंट का यूनिट है ना, तो 1 शना, 1 शना मतलब कितना होता है, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम स्वर्ण भस्म को इनटेक करवाएंगे। तो इससे होता क्या है, पॉइजन डजंट अडियर टू बॉडी सिमिलर टू वाटर एंड लोटस लीफ। तो जैसे पानी, लोटस का जो लीफ होता है उस पर पानी जब आप डालिए ना तो पानी उस पर मूव करता है इधर उधर, वो उस पर चिपकता नहीं। ऐसे कर दीजिए तो पानी गिर जाता है। तो उसी तरीके से ये इन भस्मों का भी एक्शन उसी तरीके से होगा हार्ट में, वेसल्स में, जिनमें क्या होगा कि विष जब जाएगा तो उसमें चिपकेगा नहीं, है ना, तो वो एक कोटिंग फॉर्म कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हृदय विशोधनम। ये बहुत ही फेमस प्रक्रिया है और इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। स्वर्ण भी होता है, जैसे वो क्या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए स्वर्ण कराया जाता है, उसका भी काइंड ऑफ सेम फंक्शनिंग होता है। आगे हमारा विरुद्ध आहार है ना। विरुद्ध आहार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी है। अभी का जो हमारा सोसाइटी है, अभी का जो जिस तरीके से लोग खाना खाते हैं इस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट भी है टॉपिक, है ना। तो विरुद्ध आहार होता क्या है, इनकॉम्पैटिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। आजकल क्या होता है कि इंसान किसी भी चीज़ के साथ कोई भी चीज़ खाने लगता है। जैसे क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली आजकल क्या देखने को मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन से वो रिलेट कर पाएंगे, आजकल बहुत ज़्यादा क्या होता है कि दही डाला जाता है चिकन में, जो कि एक विरुद्ध आहार है ना, चिकन में दही डालने की चीज़ नहीं है। तो ऐसा भी लेकिन होता है। तो देखेंगे कि विरुद्ध आहार होता है क्या। तो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या है, यत् किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरेत तत्समासतः विरुद्धम। यत् किंचित दोष उत्क्लेश्य, इसका मतलब क्या है कि दोषों को ना, दोषों का उत्क्लेश करा देता है। जो विरुद्ध आहार है वो दोष का उत्क्लेश करा देता है। इट विशिएट्स दोषा, ये दोषों का उत्क्लेश करा देता है। न हरेत तत्समासतः विरुद्धम, लेकिन उसका हरण नहीं करता है। न हरेत तत्समासतः मतलब उसको लेकिन निकालता नहीं है। जैसे कि दोषों को शरीर में विशिएट कर दे और लेकिन उसको अगर वो दोष निकल जाए, जो विशिएटेड दोष है वो निकल जाए, तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करता है कि अपनी जगह से डिसलॉज भी करा देता है, विशिएट भी करा देता है दोषों को, विरुद्ध आहार, लेकिन उसका निकालता भी नहीं है ना, वो कहीं पे स्रोतस में जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ देखने को मिलती हैं। विरुद्धम तत्विरुद्धम, तो जो ऐसा करता है, जो दोषों का उत्क्लेश करा देता है लेकिन उसको शरीर से निकालता नहीं है, वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विरुद्धम कहते हैं, विरुद्ध आहार बोलते हैं ना। तो ये हो गया डेफिनेशन। तो ये याद कर लीजिएगा, यत् किंचित दोष उत्क्लेश्य न हरे तत्समासतः विरुद्धम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनकॉम्पैटिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स व्हेन कंज्यूम्ड एक्ट एज आर्टिफिशियल पॉइजन्स। गर्विश सम सच कॉम्बिनेशंस आर। देखिए गर्विश जो होता है ना, एक्चुअली गर्विश होता है क्या है, तो गर्विश वो होता है, ये एक बहुत ही, ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। गर्विश होता है जैसे शरीर में ये एक्यूमुलेट होते जाता है ना, स्लोली जो हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, आज के टाइम पे तो बहुत सारी ऐसी हार्मफुल चीज़ें हम खाने के साथ इंटेक कर रहे हैं ना, उन चीज़ों का इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। इंटेंशनली वो जो एडल्ट्रेट करते हैं फूड को, जो मतलब खाने में मिलावट कर रहे हैं, और हम जो मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो उसकी कमी से हम ये चीज़ें खा रहे हैं। तो उस चीज़ से कई सारी चीज़ जो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो रही हैं, और वो एक्यूमुलेट होते होते कोई एक ऐसा टाइम आएगा, कुछ समय बाद वो अपना अफेक्ट शो करते हैं, कुछ समय बाद, या फिर कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो अपना अफेक्ट शो करते हैं ना, शरीर में वो एक्यूमुलेट होती रहती है। तो वैसे विष को क्या बोलते हैं, गर्विश बोलते हैं। तो इनकॉम्पैटिबल फूड जो होता है, विरुद्ध आहार का सेवन जो अगर आदमी नित्य कर रहा है, करते जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ करेगा सामने वाला मर गया विरुद्ध आहार खा के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, हो भी सकता है कुछ केसेस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसका वो जो गर्विश के फॉर्म में शरीर में एक्यूमुलेट होते रहता है और एक टाइम के बाद वो अपना अफेक्ट शो करता है ना। तो सम सच कॉम्बिनेशंस आर, तो ऐसे विरुद्ध आहार के कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, सार सब्सटेंसेस विद मिल्क। ये ना बहुत कॉमन सेंस टाइप भी चीज़ें हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ें मिल्क के साथ नहीं खानी चाहिए, सावर फ्रूट्स विद मिल्क, फिश एंड मिल्क, मछली और दूध, जो मैंने बताया था आपको, स्पेशली ये नहीं, फिश एंड मिल्क, ठीक है, हैविंग मधुर रस एंड मधुर विपाक स्रोतो अवरोध। इसका मतलब क्या होता है कि फिश और जो मिल्क होता है ना, तो इसका आपने रस और विपाक पढ़ रखा होगा स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत आयु कामियों में थोड़ा बहुत आपने जान लिया होगा रस और विपाक के बारे में। तो क्या होता है कि फिश और मिल्क में नहीं भी जानते हैं तो हम पढ़ेंगे बाद में, इतना बस समझिए कि फिश और मिल्क दोनों क्या होता है, मधुर रस होता है और मधुर विपाक होता है। मधुर
का मधुर रस का क्या क्वालिटी होती है मधुर विभाग का, वो अभिसंधि होता है ना, वो अभिसंधि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्रोतावरोध कराता है ना। वो स्रोतस जो होते हैं शरीर में, जो माइन्यूट चैनल्स होते हैं, स्रोतस आपने पढ़ा होगा, तो स्रोतो अवरोध करता है, स्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं। हमारे शरीर में जितने माइन्यूट चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमारे धातुओं का प्रवाह होता है ना, जिससे हमारे धातु मूव करते हैं, और भी तो जितने भी ये स्रोतस है उनमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। ये मधुर क्या होता है, आप इसको ऐसे कोडेट कर सकते हैं जैसे शुगर सिरप जो होता है ना, शुगर सिरप क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, चाशनी बोलते हैं चीनी का, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है ना, तो उसको कहीं अगर किसी अगर माइन्यूट चैनल में डालें तो क्या करेगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा उस चीज़ को, है ना, उस चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा वहाँ पे। तो वही होता है फिश और मिल्क में भी, मधुर रस और मधुर विपाक होने के कारण, बहुत ज़्यादा मधुरता बढ़ने के कारण स्रोतसों का अवरोध हो जाता है, तो इसलिए फिश और मिल्क नहीं लेना चाहिए। आगे क्या है, मीट ऑफ कुकुटा, मतलब चिकन को विथ दही, देखिए विरुद्ध आहार में अलग से दिया गया है कि चिकन में दही नहीं मिलानी चाहिए। ड्रिंकिंग मिल्क आफ्टर हैविंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बाद मिल्क का सेवन नहीं करना है। आगे क्या है, काका माची, मकोई, मकोई होता है ना, तो मकोई छोटा छोटा सा होता है, गोल गोल सा, तो मकोई को गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। घी जो होता है हमारा सर्पी घी, घी को ब्रॉन्ज के वेसल में, ब्रॉन्ज के कांच से बोलते हैं शायद ब्रॉन्ज को, तो ब्रॉन्ज के वेसल में घी को 7 दिन से ज़्यादा तक रखने के बाद उसको नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट अगर ऐसा पॉसिबल तो उसमें रखना ही नहीं चाहिए, ब्रॉन्ज के वेसल में डालना नहीं चाहिए घी को। मीट ऑफ बलका कुक्ड इन वराह वसा, इंस्टेंट डेथ, देखिए कुछ केसेस मैंने बताया था, कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है। जैसे मीट ऑफ बालक, इसको मैंने कैसे याद किया था, बालक, मैंने बालक इसको याद किया था कि बालक मतलब बच्चे को सुअर के साथ नहीं खाना है। कैसे है, मीट ऑफ बलका, ये जितने पॉइंट्स है ना, आपको विरुद्धार जब आए क्वेश्चन में तो उसमें मैक्सिमम आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो जितने पॉइंट्स याद हो उतना मतलब बेटर। तो दही तो उसके साथ याद हो ही जाएगा कि दही, चिकन के साथ दही नहीं खाना चाहिए, मिल्क और फिश नहीं खाना चाहिए, फिश मिल्क और सार सब्सटेंस, कोई खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए मिल्क के साथ। और ये एक आपने याद कर लिया कि बालक को सुअर के साथ नहीं खाना, क्या मतलब इसका, बालक का एक बालक मतलब बच्चा नहीं होता है, ये वो मैंने ऐसे याद किया था, बालक मतलब कोई और चीज़ होता है, तो वो एनिमल जो होता है, बर्ड होता है। तो बलक को वराह वसा, वराह वसा मतलब स्नेह जो होता है ना, जैसे स्नेह आप आगे पढ़ेंगे तो स्नेह 4 प्रकार के होते हैं ना, सर्पी, तेल, वसा और मज्जा। तो स्नेह मतलब क्या होता है, अब स्नेह मतलब अंकुश कोई भी सब्सटेंस होता है ना, तो अंकुश सब्सटेंस। वसा भी होता है, वसा मतलब कहता है मैरो, तो वराह के वसा, वराह मतलब जो सुअर होते हैं तो उनका जो बोन मैरो होता है उसमें बलका के मीट को नहीं पका के खाना चाहिए। ये अगर खा लिया तो क्या होगा, इंस्टेंट डेथ होगा। ये उस टाइम पे लोग खाते होंगे ना, अभी के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी के बोन मैरो में कुछ चीज़ पक रही है। आगे क्या है, मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हनी एंड घी, तो हनी है और घी है, इसको बराबर मात्रा में लेकर इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हनी, घी, मसल, फैट, ऑयल एंड वाटर, इन सभी चीज़ों को भी इक्वल प्रोपोर्शन में मिला के नहीं सेवन करना चाहिए। कर्ड आफ्टर हीटिंग, दही को गरमा के नहीं सेवन करना चाहिए। सत्तू, जो सत्तू होता है ना, तो सत्तू जो लोग पीते हैं, सत्तू पिए जाते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा मिलता है इस साइड में, तो हमारे साइड में यूपी बिहार में, तो सत्तू को रात में नहीं पीना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनकॉम्पैटिबल फूड कॉजेज। तो अगर विरुद्ध आहार खाते हैं तो क्या होगा, इडेमा होगा, इडेमा जानते हैं ना, जो सूज जाता है, तो वो इडेमा हो जाएगा। और क्या होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, इंटेलिजेंस का लॉस हो जाएगा, इन चीज़ों का लॉस हो जाएगा, है ना। और ज्वर हो जाएगा, रक्तपित्त हो जाएगा, वातज व्याधि हो जाएंगी, प्रमेह, डायबिटीज हो जाएगा विरुद्ध आहार खाने से, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे क्या है हमारा, accustomed incompatible food substances should be discarded gradually in the following। अब क्या होता है कि विरुद्ध आहार हम लोग क्या, अब ना चाहते हुए भी ऑप्शन की कमी से क्या होता है, जो लोग घर पे नहीं रह रहे खास तौर पे, वो विरुद्ध आहार ऑप्शन लेस होने के कारण वो उनको रेगुलर बेस पे इंटेक करना पड़ जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे इंसान को जो कस्टम्ड है ऑलरेडी विरुद्ध आहार से, उसको अगर उसको डिस्कार्ड करना है ना, उसको विरुद्ध आहार का सेवन कम करना है, हटा देना है, और उसको पथ्य आहार का सेवन स्टार्ट कराना है। तो कैसे करेंगे, अचानक से उसको ये नहीं करेंगे कि कल तक विरुद्ध आहार रोज खा रहा था लेकिन उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं कि नहीं आज से तुमको नहीं खाना है, आज से तुम पथ्य आहार खाओगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसको ग्रेजुअली उसको कम करते हैं ना, विरुद्ध आहार का सेवन कम करते हैं ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली पथ्य आहार का सेवन बढ़ाते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पथ्य आहार ही उसके रेगुलर डाइट में बस पथ्य आहार वो खाने लगेगा। तो ये ग्रेजुअली डिस्कार्ड कैसे करेंगे, उसको एक तरीका बताया गया इसमें कि ये 8 दिन का विधि बताया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि पहले दिन क्या करेंगे कि जो भी वो खाना खा रहा है, जितना भी क्वांटिटी में वो खाना खा रहा है, तो उस खाने का 2 पार्ट हम
अपथ्य रखते हैं, नहीं सॉरी, 3 पार्ट अपथ्य, 3 पार्ट अपथ्य रखते हैं ना, 3 पार्ट अपथ्य रखते हैं और 1 पार्ट पथ्य का सेवन कराएंगे उसे। और फिर ऐसे ही सेकेंड डे भी, फर्स्ट और सेकेंड डे में उसके खाने में 3 पार्ट अपथ्य का रहेगा जो विरुद्ध आहार खा रहा है, और 1 पार्ट पथ्य का रहेगा। और तीसरे दिन क्या करेगा, तीसरे और चौथे दिन आधा पथ्य आहार खाएगा, उसके खाने में आधा पथ्य आहार रहेगा और आधा पथ्य आहार रहेगा। 5वें दिन उसको क्या कराना है, पाँचवें, छठे और 7वें दिन उसको 1/4 उसके मील का 1/4 हम अपथ्य देंगे उसको, और जो 3/4 पोर्शन है उसके मील का वो पथ्य देंगे उसको। और 8वें दिन क्या करेंगे कि कंप्लीट पथ्य आहार पे उसका डाइट स्विच कर देंगे, है ना, कंप्लीटली उसको पथ्य आहार दे देंगे 8वें दिन, और 8वें दिन के बाद वो रेगुलर पथ्य आहार उसको वो सेवन कर सकता है वो इंसान। तो ऐसे ग्रेजुअली अपथ्य को कम करते जाना है, ये नहीं कि अचानक से अपथ्य आहार कम करके डायरेक्ट पथ्य आहार खिलाने लगना है। तो ये तरीका होगा कि विरुद्ध आहार से जो कस्टम हो चुका है उसको कैसे ग्रेजुअली हम डिस्कार्ड कराएंगे उससे अपथ्य आहार का। तो अगर, और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, विरुद्ध आहार अगर कर रहा है उससे कोई व्याधि उत्पन्न हो गई तो उसको मैनेजमेंट क्या करेंगे। द मेन ट्रीटमेंट फॉर इनकम्पैटिबल फूड कंजम्पशन इज आइदर प्यूरिफैक्टरी मेजर्स मतलब शोधन चिकित्सा, या फिर पैलिएटिव मेजर्स मतलब शमन चिकित्सा, शोधन या शमन चिकित्सा करा के हम विरुद्ध आहार से जो भी व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसको ठीक करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, है ना। अब क्या है, इनकम्पैटिबल फूड्स डू नॉट प्रोड्यूस इल इफेक्ट्स इन। अब अपथ्य आहार भी कई बार, विरुद्ध आहार भी कई बार क्या होता है कि सामने वाले में इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं। किन किन में शो नहीं करते हैं, तो वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लोग जो फैटी फूड्स को लेके कंपैटिबल हो गए ना, रोज खा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया कि वो अब साथ में हो गया उन चीज़ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीपल हु हैव गुड मेटाबॉलिज्म, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, एडल्ट एज ग्रुप के लोगों में जो स्ट्रॉन्ग हैं, पीपल हु हैव गॉट यूज टू दिस फूड्स, जो साथ में हो गया है इन खानों से, तो उनमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आगे हम देखेंगे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है त्रय उपस्तंभ, है ना, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। इसके पहले हमने विरुद्ध आहार देख लिया, अब हम देखेंगे त्रय उपस्तंभ। अब त्रय उपस्तंभ की बात करें तो त्रय उपस्तंभ क्या होता है, आहार शयन ब्रह्मचर्य युक्त्या प्रयोजिते शरीरम धार्यते नित्यम आगारम इव धारणे। मतलब आहार जो हमारा डाइट होता है ना, फूड होता है, शयन मतलब जो स्लीप होता है हमारा, जो नींद होती है हमारी, और जो ब्रह्मचर्य है, इन तीनों का अगर युक्ति पूर्वक प्रयोजन किया जाए तो यह शरीर को धारण करता है नित्य, हमेशा, जैसे कि आगारम इव धारणे, जैसे कि पिलर्स घर को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, शयन मतलब निद्रा और ब्रह्मचर्य को त्रय उपस्तंभ कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि युक्ति पूर्वक मतलब स्किलफुली, सही प्रकार से, सही तरीके से अगर इसका प्रयोजन किया जाए, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए लाइफ में, आहार, शयन और ब्रह्मचर्य का सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो हमारी लाइफ में, तो ये तीनों मिलकर शरीर को इस प्रकार से धारण करेगी, नित्य मतलब हमेशा इस प्रकार से धारण करेगी, जैसे कि हमेशा पिलर्स घर को धारण करके रखते हैं ना, आगारम इव धारणे, जिस प्रकार से हमेशा पिलर, कई सारे पिलर मिलकर घर को धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये त्रय उपस्तंभ भी लाइफ को धारण करती है। तो इन तीनों चीज़ के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो देखिए क्या है, ये तीनों आहार मतलब क्या, हेल्दी फूड हो गया, ये आयन नहीं, ये शयन है ना, शयन मतलब क्या हो गया, एडिक्वेट स्लीप हो गया, और हेल्दी एंड कंट्रोल्ड सेक्सुअल लाइफ। ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ नॉन सेलिबेसी ही नहीं होता है कि मतलब कंप्लीटली इन चीज़ों से मुक्त हो जाना, हेल्दी और कंट्रोल्ड सेक्सुअल लाइफ रहे, तो वो भी शरीर को त्रय उपस्तंभ में वो भी चीज़ आती है ना। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर सपोर्ट द बॉडी या फिर लाइफ, जस्ट एज अ हाउस इज सपोर्टेड कॉन्स्टेंटली बाय इट्स पिलर्स। जिस प्रकार से घर कॉन्स्टेंटली, नित्य रूप से अपने पिलर्स से सपोर्टेड रहती है ना, पिलर्स हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं घर को, उसी प्रकार से ये तीनों चीज़ें भी लाइफ को या फिर हमारे शरीर को सपोर्ट करके रखती है। तो जो सबसे पहला है स्लीप, निद्रा, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो निद्रा में क्या है, इसका श्लोक है, निद्रायत्तम सुख दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। तो ये क्या कह रहा है कि निद्रा जो होता है वो सुख मतलब हैप्पीनेस, दुख मतलब सौरो, पुष्टि मतलब नरिशमेंट, कार्श्यम मतलब इमेशिएशन, है ना, क्षय हो जाना, बल मतलब स्ट्रेंथ, बल अबलम मतलब डेबिलिटी, कमजोरी,
वृषता मतलब सेक्सुअल पावर का इंक्रीज होना, क्लिपता मतलब इम्पोर्टेंट हो जाना, सेक्सुअल विरिलिटी का कम हो जाना, ज्ञानम मतलब नॉलेज, अज्ञानम मतलब इग्नोरेंस, नॉलेज की कमी हो जाना, है ना। और इनफैक्ट जीवितम, इनफैक्ट लाइफ भी जो है और डेथ जो है वो भी, लाइफ जीवितम और न च मतलब जीवितम और न जीवन, मतलब जीवन और डेथ, ये सारी चीजें नींद पे, निद्रा पे डिपेंड करती हैं। तो क्या बोल रहा है, सुख दुख पुष्टि कार्य बल अबल वृषता क्लिबता ज्ञान अज्ञान जीवित और नचा मतलब कि जीवन का ना होना, डेथ, ये सारी चीजें निद्रा पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हैप्पीनेस, सॉरो, नरिशमेंट, इमासिएशन, स्ट्रेंथ, डेबिलिटी, सेक्सुअल पावर, इंपोर्टेंस, नॉलेज और इग्नोरेंस एंड इवन इनफैक्ट लाइफ इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर स्लीप। अगला हमारा श्लोक क्या है, अकाले अप्रसंगाच नच निद्रा निषेविता, जो अकाल में सही समय पे नहीं सो रहे हैं, अपसंगाच मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्लीप कर रहे हैं, न च निद्रा और जो नहीं सो रहे हैं, जो नहीं सो रहे हैं, निषेविता मतलब जो इस प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं, उनका सुख और आयुषी मतलब लाइफ, हैप्पीनेस और लाइफ, परा कुर्यात, परा मतलब जहान है ना, खत्म हो जाती है, नाश हो जाती है, कुर्यात, काल रात्रि लिवापरा, इसका मतलब क्या है, काल रात्रि, जिस प्रकार से काल रात्रि डिस्ट्रक्शन परा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब क्या हो, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए, जो सही टाइम से नहीं सो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्लीप कर रहे हैं, जो बिल्कुल सो ही नहीं रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके हैप्पीनेस और उनके लाइफ का इस प्रकार डिस्ट्रक्शन होगा, उनके लाइफ जो ये चीज़ें कर रहे हैं, उनके लाइफ और उनके हैप्पीनेस का इस प्रकार डिस्ट्रक्शन होगा जैसे कि काल रात्रि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन करती है। अब काल रात्रि क्या होता है, इसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है, काल रात्रि जैसे ये मतलब ये सनातन धर्म में ये मेंशन है, काल रात्रि जैसी एक चीज़ होती है कि वो एक ऐसा नाइट आएगा, ऐसी एक रात आएगी जिसके कारण डिस्ट्रक्शन की देवी आएगी और पूरे दुनिया का, ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उस टाइम पे ना। जैसे जीओटी के फैन इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जैसे होता है ना उसमें, विंटर इज कमिंग व्हेन द विंटर विल अराइव, नाइट किंग आएगा और पूरे लिविंग वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन करके जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से उसमें विंटर इज कमिंग, इसमें दैट नाइट इज कमिंग, व्हेन जब ये नाइट अराइव होगी उस टाइम पे क्या होगा, जब ये काल रात्रि आएगी उस टाइम पे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे काल रात्रि पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन करती है, उसी प्रकार से अकाल का निद्रा, प्रसंगाच न च निद्रा निषेविता, जो ये चीज़ें करते हैं वो ये चीज़ें उसी प्रकार से लाइफ का और हैप्पीनेस का नाश करती है, जैसे काल रात्रि वर्ल्ड का नाश करती है ना। ये हो गया। आगे क्या है, रात्रौ जागरणम रुक्षम, जो रात्रि में जागता है, रात को जो जागरण करता है उसके शरीर में रुक्षता बढ़ती है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, जो दिन में, जो दिवा मतलब दिन में, जो प्रस्वप्नम जो सोते हैं उनमें स्निग्धता बढ़ती है। अब रात को जो जागते हैं उनमें रुक्षता बढ़ती है, जो दिन में सोते हैं उनमें स्निग्धता बढ़ती है। अरुक्षम अनअभिष्यन्दी तू आसीन प्रचलायितम, ये क्या कह रहा है, लेकिन जो आसीन मतलब बैठे बैठे, प्रचलायितम जो बैठे बैठे सोते हैं ना, होता है ना कि दिन में बैठ के एक पावर नैप ले लिया, तो वो जो नींद होती है ना वो सबसे बेस्ट मानी गई है। उससे अरुक्षम, उससे ना रुक्षता बढ़ेगी, वो अनअभिष्यन्दी, उससे ना अभिष्यन्दी होगा शरीर में, ना स्निग्धता बढ़ेगी। तो जो बैठे बैठे जो पावर नैप लिया जाता है उससे ना रुक्षता बढ़ती है ना स्निग्धता बढ़ती है, वो सबसे बेस्ट स्लीप माना गया है ना। लेकिन अगर जो रात्रि में अगर जो जागता है उसमें रुक्षता बढ़ती है और जो दिन में सोता है उसमें स्निग्धता बढ़ती है, ठीक है। और जो बैठे बैठे पावर नैप लेते हैं उसमें वो ना रुक्षता बढ़ाती है और ना ही वो स्निग्धता बढ़ाती है। तो ये हो गया हमारा श्लोक। अब आगे देखते हैं, एक्सेस नील और इम्प्रॉपर स्लीप कैन कॉज डेथ, अगर बहुत ज़्यादा सो रहा है कोई, नहीं सो रहा या सही तरीके से नहीं सो रहा तो उससे डेथ भी हो सकती है। कीपिंग अवेक ड्यूरिंग नाइट्स, रात को जगे रहने से क्या होता है, शरीर में रुक्षता बढ़ती है। डे स्लीप, दिन में सोने से क्या होता है, शरीर में अंक्चोसनेस, स्निग्धता बढ़ती है। टेकिंग अ नैप सिटिंग कंफर्टेबली ड्यूरिंग डे टाइम, सही दिन के समय में ही बैठे बैठे जब नैप लेते हैं वो ना ही रुक्षता करती है और ना ही स्निग्धता बढ़ाती है, ठीक है। तो इसको बेस्ट स्लीप माना जाता है। अब आगे है कि समर में क्या करना चाहिए। तो एक समर में एक एक्सेप्शन होता है, नाइट्स आर शॉर्ट, जो समर सीजन ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें क्या होता है कि रात बहुत छोटी होती है ना, इंसान कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंसान वीक होते हैं इस काल में, है ना। आदान काल और विसर्ग काल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैसे एक काल में शरीर का बल बढ़ता है और दूसरे काल में शरीर का बल घट जाता है।
तो वैसे ही समर सीजन में शरीर का बल घट जाता है। और माइल्ड इंक्रीज ऑफ वात, वात में भी थोड़ा सा बढ़ता है ना, वात थोड़ा सा बढ़ गया होता है, ड्राइनेस बढ़ी रहती है, रुक्षता बढ़ी रहती है। तो इस कारण से क्या होता है, इंसान दिन में सो सकता है। तो ड्यूरिंग समर इंसान दिवा स्वप्न कर सकता है। दिन में सोना को क्या कहते हैं, टर्म यूज करते हैं दिवा स्वप्न। तो आपने ऋतुचर्या में पढ़ा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में दिवा स्वप्न करने को बोला जाता है। दिवा स्वप्न समर सीजन में करना चाहिए या फिर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्स आर शॉर्ट, पीपल आर वीक, देयर इज माइल्ड इंक्रीज इन वात और ड्राइनेस बढ़ी रहती है, उस कारण से दिवा स्वप्न इंडिकेटेड होता है समर सीजन में। डे स्लीप ड्यूरिंग अदर सीजन्स इंक्रीजेस कफ एंड पिथ एंड हेंस नॉट होलसम टू द बॉडी। और बाकी सीजन में दिवा स्वप्न कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, दिवा स्वप्न वर्जित है बाकी सीजन्स में। तो अदर सीजन्स में दिवा स्वप्न नहीं करना है, क्योंकि कफ बढ़ जाएगा, शरीर में स्निग्धता बढ़ जाएगी ना, ओबेसिटी वगैरह होने लगती है। तो इसलिए बाकी सीजन्स में नहीं सोना है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोया जा सकता है। आगे देखिए, स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम इज बेनिफिशियल इन। अब दिवा स्वप्न भी किया जा सकता है, तो वो किस में बेनिफिशियल है, कौन कौन लोग दिवा स्वप्न कर सकते हैं? तो ये है पर्सन्स हु आर एग्जॉस्टेड बाई टू मच ऑफ स्पीकिंग। बहुत ज़्यादा कोई बोल रहा है, जैसे मैं अभी तब से बोले ही जा रहा हूँ, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा बोल के थक गया है, जो कहीं से राइडिंग करके आ रहा है ना, राइड करके आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा चल के आ रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो, लिकर पी रखा हो, जिसकी फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हो, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, या शोक में हो, या जिसका सांस फूल रहा हो, अतिसार हो गया हो, लूज टूज पास कर रहा हो, एल्डरली पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग जो इमेसिएटेड हैं, जिनका इमेसिएशन हो रखा है, जिनमें अभिघात हो रखा है, जो इंजर्ड हो रखे हैं ना, जो इंटॉक्सिकेटेड, जिन्होंने जिनके शरीर में विष चला गया हो, एंड दोज हु आर हैबिचुएटेड टू स्लीप, और जो साथ में हो चुके हैं, जो दिन में सोते हैं, मतलब वो साथ में हो चुके हैं, बहुत समय से दिन में सोए जा रहे हैं, सोते आ रहे हैं बहुत दिनों से, है ना। तो ऐसे लोग दिन में सो सकते हैं, और ऐसे लोगों के लिए दिन में सोना बेनिफिशियल, हितकारी होता है। आगे देखते हैं, डे स्लीप शुड बी अवॉइडेड बाय दोस्त। अब ये तो बोल दिया गया डे स्लीप किसको करना चाहिए, किसके लिए अच्छा है। अब डे स्लीप किसको अवॉइड करना है, वो जिसको ओबेसिटी हो रखी है। तो ओबेसिटी हो रखी है और दिन में सोने से हमने क्या पढ़ा था कि स्निग्धता बढ़ती है, तो स्निग्धता मतलब कफ बढ़ेगा, तो ओबेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जो ओबेस होते हैं और इन होम कफ इज एग्रीवेटेड, या फिर जिनमें कफ बढ़ रखा है, कफ वृद्धि हो रखी है, या फिर जो कि मोर फैटी फूड खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दीर्घन जीवित अध्याय जब मैंने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि सामान्यम वृद्धि कारणम। तो ओबेसिटी हो गया, तो मेदस बढ़ रखा है और कफ बढ़ रखा है, और फैटी फूड जो रेगुलर खा रहे हैं तो उनमें, और दिन में जागने से भी स्निग्धता बढ़ती है, तो ये सारी सामान्य हो जाएगी ना। तो दिन में जागने से स्निग्धता बढ़ी, और ये सारी चीज़ों में भी स्निग्धता होती है, तो सामान्य बढ़ जाएगा, और ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएंगी, इनसे रिलेटेड व्याधियाँ और ज़्यादा उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला है स्लीपिंग ड्यूरिंग इम्प्रॉपर टाइम कॉजेज। तो अगर सही समय पे नहीं सो रहा है कोई, तो उससे क्या होगा, डिल्यूजन मतलब भ्रम हो जाएगा ना, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी, फीवर हो सकता है, लैसिट्यूड थकान हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सिरोगौरव बोलते हैं इसको, है ना, एक्सेसिव सेलाइवेशन, लाला श्राव हो सकता है, लैसिट्यूड को तंद्रा बोलते हैं, फीवर को ज्वर बोलते हैं, और डिल्यूजन को भ्रम बोलते हैं, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, है ना, तो उसमें मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाएगी, और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं सही समय पे ना सोने से। These complications have to be managed by fasting, emesis, वमन, विरेचन, फोमेंटेशन, ये पता नहीं क्या है, ये शायद गलती से लिख दिया है मैंने। नेजल मेडिकेशन, नस्य, है ना, नस्य करने से, वमन, विरेचन, नस्य, फास्टिंग, इन चीज़ों से क्या होता है कि ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं अकाल में सोने से, दिन में सोने से, और उन चीज़ों का मैनेज इस तरीके से किया जा सकता है, उन कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है इन सारे तरीकों से। अब आगे देखते हैं एक्सेस स्लीप, जो ज़्यादा सोते हैं उनमें क्या होता है। तो एक्सेस स्लीप इंक्रीजेज कफ, ज़्यादा सोने से कफ बढ़ जाता है, तो इसलिए हेंस थेरेपीज, ऐसी थेरेपीज हम देंगे जिससे कफ पैसिफाई होगा ना, कफ का शमन होगा, तो उसके कारण क्या होगा, नींद भी डिक्रीज हो जाएगी। जो ज़्यादा सो रहे हैं, कफ बढ़ रहा है, ऐसी दवाइयाँ देंगे, ऐसी थेरेपी देंगे जिससे कफ घटेगा तो नींद भी घट जाएगी। आगे दिस थेरेपीज आर, तो अब ये कफ को शमन करने वाली थेरेपीज देंगे। अब ये थेरेपीज होती क्या क्या हैं, तो वो यहाँ पे बता रहा है। तो थेरेपीज है एमेसिस, वमन, कोलिरियम, अंजन, नस्य,
नेजल मेडिकेशन मतलब नस्य, लाइटनिंग मेजर्स, लंघन थेरेपी करेंगे ना, लंघन करेंगे सामने वाले इंसान में। और लंघन के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, 10th या 11th चैप्टर में है शायद, वो आप लंघन प्रबंधन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कीपिंग द माइंड बिजी बाय बीइंग एक्टिव, है ना, बाय बीइंग एक्टिव मतलब एक्टिविटी करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, और मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ सोचते रहेगा इंसान, तो उससे क्या होता है कि कफ का क्षय होता है, तो कफ का क्षय होगा तो निद्रा का भी क्षय हो जाएगा। आगे क्या है, लॉस ऑफ स्लीप, जिनमें नींद, जो अनिद्रा कर रहे हैं ना, जो जिनका स्लीप जो निद्रा ले ही नहीं रहे हैं, उनमें क्या होगा, निद्रा नाश, निद्रा नाश की वजह से क्या होगा, अंग मर्द मतलब बॉडी में पेन होगा। शिरो गौरव, शिरो गौरव मतलब हेवीनेस इन हेड, गौरव मतलब हेवीनेस है ना, तो सिर मतलब हेड, तो हेड में भारीपन होगा सर में। जृंभा मतलब, जृंभिका मतलब जम्हाई, यॉर्निंग, जाड़े मतलब स्टिफनेस, ग्लानी, ग्लानी मतलब क्या होता है कि एकदम थका थका से, एकदम मतलब दुखी दुखी सा इंसान हो जाएगा। भ्रम, भ्रम मतलब डिल्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। अपक्ति, इनडाइजेशन होगा। तंद्रा, थकान हो जाएगी। रोगाश्चा वातजा, वातज व्याधियां होंगे। तो जो लॉस ऑफ स्लीप, जिनमें लॉस ऑफ, जिनमें अनिद्रा है, उनमें क्या होगा, बॉडी में पेन होगा, हेवनेस इन हेड, यॉर्निंग, थकान, लेथार्जी, एग्जॉशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन, वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ विशिएटेड वात, वात के विशिएट होने के कारण से जो जो व्याधियाँ होती हैं वो उत्पन्न होगी लॉस ऑफ स्लीप के केस में। आगे है, दिस हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय, अभी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, इफ़ द पर्सन हैज़ नॉट स्लेप्ट ड्यूरिंग नाइट, ही शुड कंपनसेट द लॉस बाय स्लीपिंग ड्यूरिंग डे। तो जिसमें अनिद्रा हो रखी है, मान लो जिसने रात में नहीं सोया, जो वो क्या कर सकता है, अपने नींद को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कर सकता है कि दिन में सो सकता है। शुड मेक यूज़ ऑफ मिल्क, वाइन, मीट, सूप, कर्ड्स, इन सब का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर सकता है वो इंसान कॉम्पनसेट करने के लिए। शुड अंडरगो ऑयल मसाज, ऑयल मसाज करा सकता है। शुड अडॉप्ट मेजर्स विच ब्रिंग अबाउट प्लेजर, काम एंड सेटिस्फैक्शन टू द बॉडी एंड माइंड। अब देखिए क्या है, अब इसको आपको रिलेट करिए, रात को जागने से क्या होती है, रुक्षता बढ़ती है। तो रुक्षता को कम करने के लिए क्या हम स्निग्ध चीज़ों का कफ बढ़ाएंगे, है ना, तो उसके लिए क्या, स्लीपिंग ड्यूरिंग डे, जब दिन में सोएंगे, रात को जागने की वजह से रुक्षता बढ़ी है, दिन में सो गए तो स्निग्धता बढ़ गई, तो कॉम्पनसेट हो गया। रात में जागने से रुक्षता बढ़ी है तो मिल्क, वाइन, मीट, सूप, इन चीज़ों का सेवन करें, मीट, सूप, मिल्क वगैरह, तो इनसे क्या होती है, स्निग्धता बढ़ती है। अंडरगो ऑयल मसाज, अभ्यंग कराएंगे, स्निग्धता बढ़ेगी। शुड अडॉप्ट मेजर्स विच ब्रिंग अबाउट प्लेजर, काम एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो ये चीज़ें करने पर क्या होता है, अनिद्रा को मैनेज इस तरीक़ों से किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब हेल्दी एंड कंट्रोल्ड सेक्सुअल लाइफ। ब्रह्मचर्य मतलब नॉन सेलिबेसी होता है, लेकिन हेल्दी और कंट्रोल्ड सेक्सुअल लाइफ भी ब्रह्मचर्य ही है, ये भी ब्रह्मचर्य में ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड विथ। तो ब्रह्मचर्य में सेक्सुअल इंटरकोर्स की हम बात करेंगे, किस प्रकार से करना है और कब नहीं करना है, कब करना है, तो उन चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मचर्य में टॉपिक वो क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसके साथ नहीं करना है, तो किसके साथ नहीं करना है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, वो वुमेन जो अभी मेंस्ट्रुएशन के फेज में है, जिनके साथ आपको गुड फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, जिनके जेनाइटल्स, जिनके जेनाइटली, एक्सटर्नल जेनाइटली हाइजीनिक नहीं है, जो प्रेग्नेंट है, या फिर जिन्होंने अभी अभी जिनकी डिलीवरी हुई हो, है ना, या फिर वुमेन अदर देन हिज वाइफ, किसी कोई है, अगर उसकी अगर पत्नी नहीं है तो उसके अलावा किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। वजाइना ऑफ एनिमल्स, है ना, एसेट्रा। शुड अवॉइड इंटरकोर्स एट द रेसिडेंस ऑफ बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे श्मशान घाट होते हैं वहाँ पे नहीं करना चाहिए। टीचर्स के साथ अवॉइड करना चाहिए। हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, कोई नहीं, इग्नोर करिएगा। अवॉइड टीचर्स, है ना, टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए। एल्डर्स, एल्डरली पीपल के साथ नहीं करना चाहिए। टेम्पल में नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा खाने के बाद, हैवी मील्स के बाद इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। जब भूखे हो तब नहीं करना चाहिए। जब मूड ना हो इंटरकोर्स करने का तब नहीं करना चाहिए। जब इंसान प्यासा है तब नहीं करना है। अनकंफर्टेबल पोस्चर्स में नहीं करने हैं। व्हेन अर्ज टू डेफिकेट, डेफिकेशन का जब अर्ज उत्पन्न हो रहा हो, या फिर यूरिनेट करने का अर्ज उत्पन्न हो रहा हो, ये अर्ज बहुत ज़्यादा जब स्ट्रांग होती है तो उन केसेस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए पॉइंट्स, ये काफ़ी पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, ये आपको याद करने हैं, जितने हो पाए उतने याद करिएगा। तो ये चीज़ें सेक्सुअल इंटरकोर्स में, इन कंडीशंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। आगे क्या है, अब ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, है ना, तो कोल्ड सीजन में सेक्सुअल इंटरकोर्स कब करना है, एवरी डे किया जा सकता है ना, करना है, ये कोई वो नेसेसिटी वाली चीज़ नहीं है, इसका मतलब है कि किया जा सकता है, इट कैन बी डन, है ना।
बट यूज ऑफ एफ्रोडीसियक्स जो सेक्सुअल वैलिडिटी को बढ़ाते हैं वैसे ड्रग्स का भी सेवन करते रहना चाहिए कोल्ड सीजन में, अगर डेली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है कोई इंसान तो। वसंत ऋतु में कब करना चाहिए? वंस इन 3 डेज, वंस इन 3 डेज सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। शरद में भी वंस इन 3 डेज करना चाहिए, हर तीसरे दिन पे करना चाहिए, नहीं किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। ड्यूरिंग वर्षा एंड निदाग समर सीजन, समर और वर्षा में क्या करना चाहिए? ग्रीष्म और वर्षा में वंस इन 15 डेज किया जा सकता है। अब इम्प्रॉपर सेक्सुअल डिसिप्लिन कैन कॉज, अगर सही तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता है तो क्या होता है? गिडनेस होता है ना, भ्रम होता है, एग्जॉस्शन ऑफ थाइज होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स होता है, प्री मैच्योर डेथ भी हो सकता है अगर सही तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रही है तो। आगे क्या है? कंट्रोल्ड सेक्सुअल प्लेजर लीड्स टू, सही तरीके से अगर किया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स तो गुड मेमोरी, बेटर इंटेलिजेंस, लॉन्ग लाइफ, हेल्थ, नरिशमेंट, गुड सेंस ऑर्गन्स, फेम, स्ट्रेंथ एंड स्लो एजिंग, ये सारी चीज़ें होंगी अगर सही तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है तो। आगे क्या है? पोस्ट कॉपुलेशन मेजर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद क्या करना चाहिए? तो उसके बाद क्या करना चाहिए? मेंटेन हाइजीन बाय हैविंग रिफ्रेशिंग बाथ, रिफ्रेशिंग बाथ करके आप हाइजीनिक रहना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। सेंट्स का है ना, सेंट का यूज़ करना चाहिए। एक्सपोज हिमसेल्फ टू रिफ्रेशिंग ब्रीज, मतलब ठंडी हवाएं जहाँ बह रही हैं उस, अब पुराने टाइम ये सारी चीज़ें होती थी ना, अभी भी करना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन उस समय पे ये चीज़ें लिखी गई हैं कि उस समय लोग क्या करते थे, है ना, सही तरीके से तो हाइजीन करने के लिए बात करते थे, सेंट का यूज़ करते थे, ठंडी हवाओं के झोंकों का आनंद लेते थे, लुफ्त उठाते थे, है ना, अच्छी बात है। और ड्रिंक मिल्क, है ना, मिल्क पीते थे, कोल्ड वाटर का सेवन करते थे, मीट, जूस एक्सेट्रा इन चीज़ों का सेवन करते थे उस टाइम पे लोग, करना चाहिए। इफ़ नेसेसरी गो टू स्लीप, अगर नेसेसरी है तो सो जाना चाहिए। These measures restore the lost strength and vigor, तो जो भी बल में क्षय हुआ है उस चीज़ की पूर्ति हो जाएगी ये पोस्ट कॉपुलेशन मेजर्स अपनाने के बाद। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया अन्न रक्षा विधि अध्याय। इसमें हमने क्या पढ़ा? प्राणाचार्य के बारे में पढ़ा, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा, विषयुक्त जो अन्न होता है तो उस अन्न के लक्षण क्या होते हैं, उस अन्न का परीक्षा कैसे किया जा सकता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, जिस इंसान ने उसमें मिलाया है तो वो विषदाता के लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। आगे हमने विरुद्ध आहार पढ़ा कि कैसे अलग अलग चीज़ों को मिलाने से ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो कि हम खाने पे वो विष का काम करें, गर्भ विष का काम करें। गर्भ विष के बारे में अगर याद नहीं आ रहा तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए क्या होता है। तो और विरुद्ध आहार पढ़ा, विरुद्ध आहार कैसे जो कस्टम हो चुका है उनको कैसे ग्रेजुअली कम करना है वो हमने पढ़ा। आगे हमने त्रय उपस्तंभ पढ़ा जिसमें आहार, शयन और ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ा। तो शयन, निद्रा, कैसे कैसे किन किन चीज़ों के लिए निद्रा रिस्पॉन्सिबल होती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, डेबिलिटी, विगर, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो पढ़ा। कब कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, गलत समय पर सोने पे क्या व्याधि होती है, अकाले शयन करने से क्या व्याधि होगी, एक्सेस स्लीप करने से क्या व्याधि होगी, कम स्लीप करने से क्या व्याधि होगी, इनका मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा। आगे हमने पढ़ा कि ब्रह्मचर्य में हमने क्या पढ़ा कि किन लोगों के साथ या किन कंडीशंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए और किन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ये हमने पढ़ा करना चाहिए, नहीं किन के नहीं, ये हमने पढ़ा कब करना चाहिए ना, किन के साथ वो भी है, वो ऋतुचर्या में है कि किस प्रकार से करना चाहिए ना, वो इसमें नहीं, इसमें है कि कौन कौन से सीज़न में कितने फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। और हमने पढ़ा कि अगर सही तरीके से नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स इंसान कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है, सही तरीके से कर रहा है तब क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं। और हमने आखिरी में पढ़ा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए, पोस्ट कॉपुलेशन क्या करना चाहिए ना, पोस्ट कॉपुलेशन मेजर्स क्या लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। और आगे हम क्या मैंने बताया था, हाँ आगे MCQs हम लाएंगे जिसमें कि MCQs बहुत छोटा सा, देखिए मैं कैसे बताता हूँ, या तो उसमें डिस्कस करेंगे MCQs को या फिर शॉर्ट्स में बना सकता हूँ, नहीं शॉर्ट्स रहने देते हैं, वीडियो भी बना दूंगा जिसमें MCQs इंक्लूडेड रहेंगे। ऐसा करेंगे ना, जब नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा तो उस नेक्स्ट चैप्टर के पहले हम इस चैप्टर के MCQs कर लेंगे, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मतलब। और आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो ये जो श्लोक इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिए। उसका नेक्स्ट जो, तब तक के लिए वेट करिए, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या होगा, इसके सारे MCQs डिस्कस कर लेंगे और इन MCQs के साथ साथ PYQs जो हैं AAPGT के उनके भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके साथ आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, हमारा वॉच टाइम बढ़ाते रहिए, है ना। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।